ऐसी दर्द भरी कहानी सुना रहा हूँ। एक ऐसे खौफनाक हादसे के बारे में आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के वृंदावन और मेहंदीपुर की बताई जा रही है, जहां एक पत्नी अपने पति पर लगाती है झूठा इल्जाम। पत्नी जिंदा है और पति काट रहा है जेल। नमस्कार, आदाब, मैं हूं अरशद बिसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए ऐसी दर्द भरी कहानी सुना रहा हूं। एक ऐसे खौफनाक हादसे के बारे में आपको बता रहा हूं। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के वृंदावन और मेहंदीपुर की बताई जा रही है, जहां एक पत्नी अपने पति पर लगाती है झूठा इल्जाम। पत्नी जिंदा है और पति काट रहा है जेल। आप इस वीडियो को कृपया अंत तक देखिएगा, तभी आपको पूरे मामले के बारे में पता चलेगा कि हकीकत में इस दुनिया में और इस कलयुग में क्या कुछ होता है, कितने बेगुनाह लोग जेल काट रहे हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मेहंदीपुर और वृंदावन की ये कहानी है, जहां वृंदावन इलाके की एक लड़की आरती नाम की होती है और मेहंदीपुर का होता है सोनू। तो दोस्तों, इन दोनों की शादी हो जाती है। जैसे ही सोनू आरती से शादी कर लेता है तो फिर सोनू आरती को अपने घर लेकर जाता है। जब आरती सोनू के घर जाती है तो दोस्तों, वो पहली ही सुहाग रात में सोनू से डिमांड करती है और कहती है कि मुझे तेरी जायदाद, तेरी प्रॉपर्टी, तेरी धन दौलत, मुझे कैश चाहिए, यानी कि मुझे नगद पैसा भी चाहिए। इन तमाम चीजों के बारे में उन्होंने अपने पति सोनू से मांग की और कहा कि जितनी भी तेरी प्रॉपर्टी और दौलत है उसमें से मुझे आधा चाहिए, मेरे नाम कराना होगा। दोस्तों, पत्नी आरती की ये बात सुनकर सोनू सहम जाता है और उसे मन ही मन लगने लगता है कि यार, मैं शादी करके लाया हूँ और ये क्या डिमांड कर रही है, ऐसा तो पहली बार देख रहा हूँ। तो दोस्तों, इसी बात को लेकर सोनू उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन आरती मानने को तैयार नहीं होती है। सिलसिलेवार दोनों का कंपटीशन शुरू हो जाता है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है शुरुआती दौर से ही। और एक हफ्ता ही गुजरता है शादी को, अचानक जो है घर से आरती गायब हो जाती है। जब आरती गायब हो जाती है तो सोनू अपने दोस्त गोपाल को लेकर आरती को ढूंढने निकलता है। अपने ससुराल भी पहुंच जाता है। वहां कहता है कि आरती घर से निकल चुकी है, यहाँ तो नहीं आई है। तो ससुराल पक्ष के लोग कहते हैं, आरती के माता पिता कहते हैं कि यहाँ पर आरती नहीं आई है और आरती तो तुम्हारे ही पास है, आरती के जिम्मेदार तुम हो। तो वहां से रोते हुए गोपाल और सोनू आ जाते हैं। तो वहां से रोते बिलखते हुए सोनू और गोपाल आगे बढ़ जाते हैं, तमाम रिश्तेदारियों में जाते हैं। कहीं पर भी आरती का कोई पता नहीं चलता है। वो हर जगह उसे ढूंढ लेते हैं और रोता ही रहता है। सोनू अपनी पत्नी के लिए पल पल तड़प रहा है। सोनू को आरती कहीं पर भी नहीं मिलती है। सोनू परेशान हो जाता है। दोस्तों, इसी सिलसिले में पूरा एक हफ्ता बीत जाता है। उसके बाद में आरती का पिता आता है वृंदावन पुलिस स्टेशन और एक एप्लीकेशन देता है, गुमशुदगी की एप्लीकेशन देता है कि उनकी बेटी गायब है और उनको अपने दामाद सोनू और उनके एक दोस्त गोपाल पर शक होता है कि कहीं न कहीं उनकी बेटी उन्होंने गायब की हुई है या उनका मर्डर कर दिया होगा। उस एप्लीकेशन के कुछ दिन बाद अचानक एक कॉल आती है पुलिस स्टेशन में और कहा जाता है कि एक लावारिस महिला की डेड बॉडी पड़ी है। तो तुरंत पुलिस को तुरंत याद आ जाता है कि एक व्यक्ति आया था, यानी आरती का पिता, जिन्होंने अपनी बेटी की गुमशुदगी की एक एप्लीकेशन लगाई थी। तुरंत वहां भारी पुलिस बल पहुंच जाता है और उस आरती के पिता को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि देखिए, ये जो महिला है कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी बेटी, आप इसकी पहचान कर लीजिए। तो आरती का पिता कहता है, हाँ, ये मेरी ही बेटी है, यही मेरी बेटी है, इसका किसी ने मर्डर कर दिया है, सोनू और गोपाल नहीं किया होगा। तो पुलिस सोनू और गोपाल के गांव जाती है, उनको अरेस्ट कर लेती है। जब उनको रिमांड पर चढ़ाया जाता है तो सोनू और गोपाल दोनों बार बार मना करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं किया है, हम बेकसूर हैं, बेगुनाह हैं, कि मैं तो कई हफ्ते से उन्हें ढूंढ रहा हूँ। लेकिन पुलिस नहीं मानती है। पुलिस को पूरा शक था कि इन्होंने ही वो मर्डर किया है। सोनू ने पत्नी का कत्ल कबूल नहीं किया। उंगलियों के जो नाखून थे उन्हें भी खींच लिया था, यानी नोच लिया था। वो फिर भी ये कहने को तैयार नहीं थे कि कत्ल हमने किया है। उन्होंने उस कत्ल को कबूल नहीं किया। तब पुलिस ने हर तरह से टॉर्चर किया, लेकिन उन्होंने वो कत्ल कबूल नहीं किया। आखिर में पुलिस ने अपना आखिरी हथियार चलाने की कोशिश की, उस मर्डर के बारे में खुलासा नहीं किया
तो हम तुम्हारा इनकाउंटर कर देंगे। तो दोस्तों इनकाउंटर का नाम सुनते ही तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी, क्योंकि पुलिस अपराधियों का इनकाउंटर करने में देरी नहीं बरतती है। ऐसे में उन्होंने फिर वो जो है कत्ल था वो कबूल कर लिया। सोनू ने कहा कि हाँ, पत्नी का कत्ल, मर्डर उन्होंने ही किया है। उसके बाद पुलिस इन्हें जेल भेज दिया। दोस्तों जब पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया तो वो 1.5 साल तक जेल काटते रहे। हाई कोर्ट से उन्हें 1.5 साल बाद जमानत मिल जाती है। लेकिन दोस्तों उसके बाद ये होता है, फिर से पुलिस के पास गए, दरोगा के पास गए। उन्होंने कहा कि सर हम जेल काट कर आए हैं, लेकिन हम बेगुनाह हैं, हम अभी भी कह रहे हैं हम बेकसूर हैं, आप इस केस की जांच दोबारा से कीजिएगा, हम बेकसूर हैं। हमने पुलिस के डर से वो कबूल किया था, लेकिन सच ये है कि हमने वो कांड किया ही नहीं था, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन पुलिस मानने को तैयार ही नहीं थी। उसके बाद में उन दोनों ने एक मशवरा किया, क्यों ना इसका पर्दाफाश किया जाए, क्योंकि उनके घर की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। कोई रिश्ते नाते करने के लिए तैयार नहीं था, कोई उनसे बोलने के लिए तैयार नहीं था। लोगों ने उनके परिवारों को जात बाहर घेर दिया था। ऐसी हालत उन दोनों लड़कों के परिवारों की हो चुकी थी। मैंने एक मशवरा किया कि क्यों ना हम खुद ही अपने केस की पैरवी करेंगे और सच्चाई दुनिया के सामने लेकर आएंगे। फिर वो दोनों बन जाते हैं जासूस, अपना भेष बदल लेते हैं और जासूस बनकर अब आरती की तलाश में घूमते हैं, क्योंकि उनको पता था कि आरती कहीं जिंदा है। आरती को उन्होंने मारा ही नहीं था, कि आरती ने किसी और लड़के से भागकर शादी कर ली थी और वो उनके साथ ही रह रही थी। और जहां पर वो लड़की रह रही थी वहीं का रहने वाला एक दुकानदार था, जिनकी मुलाकात सोनू से हो जाती है और वो सोनू को हालचाल बता देता है कि एक लड़की है, करीब 7 साल से वो इस शहर में रह रही है, और जब ये मर्डर केस का मामला सामने आया था, जब तुम जेल गए थे, उसी दौरान जो है ये लड़की शादी करके यहाँ पे रहने लगी। दोस्तों उनको पूरा शक हो जाता है और दोनों जासूस बनकर जाते हैं उसी गांव में। सोनू और गोपाल एक रेहड़ी खरीदते हैं, उस रेहड़ी पर भरते हैं सब्जी और सब्जी बेचने के लिए पहुंच जाते हैं उसी गाँव में। दोस्तों 2-3 दिनों तक लगातार सोनू और गोपाल सब्जी बेचते रहे। सब्जी बेचने के बाद उन्होंने भेष और हुलिया तो अपना बदल ही रखा था। जैसे ही वो मकान था जिस मकान में आरती रह रही थी, उस मकान के सामने वो रेहड़ी लेकर पहुंचा। उन्होंने जोर जोर से आवाज लगाई, जिस तरह फेरी वाले आवाज लगाते हैं। एक महिला निकल कर आती है सब्जी के लिए। वो कहती है रेहड़ी वाले से कि आप फला सब्जी मुझे दे दीजिए। तो सोनू की नजर तो सीधी उन्हीं पर पड़ी, तो वो आरती थी। उन्होंने कुछ नहीं बोला, सब्जी उनको दे दिया नीची नजर करके, और आरती सब्जी लेकर चली गई। सोनू को पुख्ता यकीन हो गया था कि हाँ आरती जिंदा है, ये आरती है। तो तुरंत रेहड़ी को कहीं खड़ा करके वो दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने दरोगा जी से फिर अपील की कि बिल्कुल हम सच्चाई आपको बता रहे हैं, आप इस केस की फिर से जांच कीजिएगा। आरती जिंदा है, आरती का मकान हमने देखा है, आरती को हमने खुद अपनी आंखों से देखा, आरती जिंदा है, उन्होंने किसी और से शादी कर रखी है, और हमें जेल के अंदर जो भेजा था वो झूठे इल्जाम में भेजा था। लेकिन पुलिस कहती है कि अदालत सबूत मांगती है। आपने देखा है, आप जबान से इसको नहीं मानेगी। आप कोई देखिए, कानून के दायरे में जो कागजात होते हैं, जो रिकॉर्ड होता है, उसमें आरती को मृत घोषित कर दिया था। इसलिए अगर आपको पता है कि आरती जिंदा है, तुम्हारी पत्नी जिंदा है, तो तुम कोई सबूत लेकर आई है, उनके जिंदा होने के सबूत, कोई कागजात लेकर आई है। उन्होंने कहा ठीक है, हम लेकर आते हैं। फिर उन दोनों ने सलाह बनाई कि यार अगर हम जाएंगे तो वो पहचान लेगी, उनको शक हो जाएगा। तो वो अपने एक दोस्त को बुलाते हैं जो कि ई मित्र चलाता था। एक टीम गठित करता है, जो भी पढ़े लिखे होशियार उनके दोस्त थे, 3-4 लड़कों की टीम बना देते हैं और उनको बना देते हैं ई मित्र वाला। और सरकार की लगातार स्कीमें चलती रहती है, कहीं लैट्रिन बाथरूम के लिए पैसे मिलते हैं, कहीं कच्चे मकानों के लिए पैसे मिलते हैं, और वो निकल पड़ते हैं सर्वे करने के लिए। उसी गांव रहती थी आरती। वो आरती के मकान पर पहुंचे तो वहां उनके परिजनों से बातचीत हुई और तमाम गांव के लोग अपना फॉर्म भरने लगे, अपनी आईडी देने लगे, फोटोज वगैरह देने लगे। तो फिर आरती का जो परिवार था, उनका पति था और खुद आरती भी अपना फोटो लेकर, अपनी आईडी प्रूफ लेकर और तमाम जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो लेकर के आए कि भाई 2 लाख रुपए के लालच में, कि एक लैट्रिन बनाने के लिए, कि लैट्रिन वगैरह बनाने के लिए 2 लाख रुपए की स्कीम है सरकार की तरफ से। पूरे कागजात आरती के उन्होंने इस तरीके से ई मित्र वाला बनकर के ले लिया। और उसके बाद फिर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं कि ये लीजिए दरोगा जी, हम पूरा सबूत लेकर, पूरा चिट्ठा लेकर आए हैं, पूरे डॉक्यूमेंट लेकर आए हैं, आप ये देख लीजिए, आरती जिंदा है और हम बेकसूर थे, बेगुनाह थे। ऐसा क्यों हमारे साथ किया गया?
तब पुलिस ने कागजात देखे तो पुलिस को पता लगा कि वाकई ये तो लड़की जिंदा है। तो पुलिस ने तुरंत पूरे सिस्टम में वायरलेस करके और कई टीमें गठित की और तुरंत आरती को और उसके पति को अरेस्ट कर लिया और उन्होंने इकरार भी कर लिया कि हाँ, मैं तो मरी ही नहीं थी। तो आरती ने कहा कि मुझे तो इस केस के बारे में कुछ नहीं पता है कि सोनू जेल में था या नहीं था और मेरा मर्डर झूठा हुआ था या नहीं हुआ था, मैं तो जिंदा हूँ। मैंने तो इसे छोड़ दिया था, मुझे पसंद नहीं आया था और मैंने इस लड़के से शादी कर ली और मैं अब इनके साथ रहती हूँ। मुझे पिता के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि पिता ने कोई एप्लीकेशन पुलिस स्टेशन में दी थी या नहीं दी थी, मुझे इस केस के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो दोस्तों, पुलिस उस आरती को और उस आरती के पति को तो छोड़ देती है कुछ पल के लिए और दोबारा बुलाने की कहती है, लेकिन आरती का पिता होता है, जिस आरती के पिता ने एप्लीकेशन गुमशुदगी की दी थी और उन पे झूठे मर्डर का इल्जाम लगाया था, वो हो जाता है फरार। तो दोस्तों, अब जो पुलिस है उसको बड़ा एहसास हुआ कि हाँ, उनसे ये गलती हुई है और दो बेकसूरों को बिना वजह मारा पीटा गया, टॉर्चर किया गया और 1.5 साल तक उनको जेल की हवा खिलाई। लेकिन आखिर में जब पर्दाफाश हुआ तो ये सोनू और गोपाल बेकसूर निकले। चलते चलते आपको हम ये बताना चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन हमेशा ये चाहता है कि कोई निर्दोष जेल के अंदर ना जाए, लेकिन फिर भी जल्दबाजी के चक्कर में कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत से बेकसूर जेल की सलाखों के पीछे चले जाते हैं पुलिस की एक छोटी सी गलती के कारण। लेकिन मैं आशा और उम्मीद करता हूँ अपने देश की पुलिस से कि वो आगे से बहुत ही बारीकी से ऐसे केसों के बारे में निपटारा करें, जल्दबाजी ना करें और पूरे संयम के साथ केस की जांच की जाए ताकि कोई बेकसूर न मारा जाए।